पीपलपुर गांव में रात के 9 बज चुके थे। आमतौर पर 9 बजे गांव सो जाता था, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। यह काली चौदस की रात थी, जिसे स्थानीय लोग भूताहा रात भी कहते थे। आसमान में तारे नदारद थे और घना कोहरा धीरे धीरे गांव को अपनी आगोश में ले रहा था। गांव की चौपाल पर एक पुराना अलाव जल रहा था, जिसकी लपटें अब धीमी पड़ चुकी थी। वहां 3 लोग खड़े थे, सूरज, चंदन और गांव के सबसे बुजुर्ग ताऊ रामदास। चंदन के चेहरे पर पसीना था, जबकि ठंड अच्छी खासी थी। ताऊ जी, क्या सच में आज जाना जरूरी है? मेरी बहन की दवाई हम कल सुबह भी तो ला सकते हैं। दिमाग खराब है तेरा चंदन। वैद्य जी ने साफ कहा है, अगर सुबह सूरज निकलने से पहले रामपुर से वो जड़ी बूटी वाला काढ़ा नहीं आया तो तेरी बहन को दौरे पड़ने शुरू हो जाएंगे, और तू यहाँ डर के मारे कांप रहा है। पर सूरज, आज काली चौदस है। दादी कहती थीं कि आज की रात वो बरगद वाला कच्चा रास्ता इंसानों के लिए नहीं होता, वहां पैर उल्टे करने वाले साए घूमते हैं। ताऊ रामदास, जो अब तक हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी बूढ़ी और गहरी आंखों से सूरज को देखा। बेटा सूरज, चंदन गलत नहीं कह रहा। जवानी का जोश अच्छा है, पर वो रास्ता आज अपनी जगह बदलता है। ताऊ जी, आप भी? रास्ता कोई जानवर है जो जगह बदलेगा? वो तो बस मिट्टी और पत्थर है। हमारे पास लाठी है, टॉर्च है, हम 2 घंटे में जाकर वापस आ जाएंगे। ताऊ जी ने एक गहरी आह भरी। वे समझ गए थे कि सूरज मानेगा नहीं। वह अपनी जगह से उठे और अपनी धोती की गांठ से एक छोटी सी पुड्डिया निकाली। जिद कर रहे हो तो सुनो, ये श्मशान की ताजा राख है। इसे अपनी जेब में रख ले और मेरी 3 बातें गांठ बांध लेना, वरना सुबह तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। सूरज और चंदन ध्यान से सुनने लगे। माहौल में सन्नाटा छा गया। अनजान की मदद मत करना। रास्ते में कोई भी मिले, बच्चा, बूढ़ा, औरत या कोई अपना, अगर वो मदद मांगे, पानी मांगे तो उसे मत देना। दया आज रात तुम्हारी कमजोरी बनेगी। तुम 2 जा रहे हो, 2 ही रहना। किसी तीसरे को अपने साथ जोड़ने की गलती मत करना। मुड़कर मत देखना, चाहे तुम्हारे नाम की पुकार आए, चाहे किसी के रोने की आवाज, बस नजर सामने रखना। सूरज ने राख की पुड्डिया ले ली। हालांकि उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। ठीक है ताऊ जी, हम ध्यान रखेंगे। चल चंदन, देर हो रही है। ताऊ रामदास उन्हें तब तक देखते रहे जब तक लालटेन की रोशनी अंधेरे में गायब नहीं हो गई। गांव पीछे छूटते ही काला वन शुरू हो गया। यहां पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी। रात में तो यह जगह किसी दूसरी दुनिया जैसी लगती थी। उनके जूतों के नीचे सूखे पत्तों की आवाज चर चर गूंज रही थी। जंगल इतना शांत था कि उन्हें अपनी खुद की सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। करीब आधे घंटे तक सब सामान्य रहा। सूरज तेज कदमों से चल रहा था और चंदन उसके पीछे पीछे लगभग दौड़ रहा था। सूरज भाई, थोड़ा धीरे चल। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। फिर शुरू हो गया तू। यहाँ सिर्फ उल्लू और चमगादड़ हैं, वो देख रहे होंगे। तू बस मेरे कदमों की आवाज सुन और चलता रहे। तभी अचानक हवा का रुख बदला। एक ठंडी लहर उनके शरीर को चीरती हुई निकल गई और फिर एक आवाज आई, बचाओ माँ, मुझे बचाओ। यह आवाज किसी छोटे बच्चे की थी जो बहुत दर्द में लग रहा था। आवाज जंगल के दाहिनी तरफ से आई थी। चंदन के कदम रुक गए। सूरज, रुक, कोई बच्चा रो रहा है। शायद कोई जानवरों से खा रहा है। हमें बचाना चाहिए। खबरदार जो एक कदम भी वहां बढ़ाया। याद कर ताऊ जी ने क्या कहा था, अनजान की मदद मत करना।
रात के 11 बजे इस घने जंगल के बीच कोई इंसानी बच्चा क्या करेगा? ये छलावा है। पर सूरज, आवाज कितनी सच्ची है। अगर वो सच में कोई गांव का बच्चा हुआ तो? आवाज फिर आई और इस बार ज्यादा तेज और करुण। भैया, पानी बहुत दर्द हो रहा है। चंदन का दिल पसीज गया। वह उस दिशा में मुड़ने ही वाला था कि सूरज ने उसे जोर से खींचा। वो बच्चा नहीं है बेवकूफ। अगर तू वहां गया तो हम दोनों में से कोई वापस नहीं आएगा। सीधा चल। सूरज की डांट सुनकर चंदन सहम गया। वे आगे बढ़े, लेकिन वो रोने की आवाज अब उनके साथ साथ चलने लगी, कभी पेड़ों के ऊपर से, कभी पीछे से। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके समानांतर दौड़ रही हो। 1 घंटा बीत चुका था। रोने की आवाज अब बंद हो चुकी थी। वे दोनों राहत की सांस ले रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते के किनारे एक पुराने पत्थर पर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। कि वह एक बूढ़ा आदमी था। उसने गंदे सफेद कपड़े पहने थे और अपना चेहरा घुटनों में छिपा रखा था। वह हिचकियां लेकर रो रहा था। जैसे ही सूरज और चंदन उसके पास से गुजरने लगे, वह आदमी खड़ा हो गया। बेटा, ओ बेटा, राम भला करे तुम्हारा। क्या तुम्हारे पास थोड़ा पानी है? मेरा गला सूख रहा है। सूरज एकदम सतर्क हो गया। ताऊजी की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजी, पानी मत देना। सूरज ने चंदन को इशारा किया कि रुकना नहीं है, लेकिन चंदन, जो स्वभाव से बहुत दयालु था, रुक गया। उसे लगा कि एक प्यासे को पानी न देना पाप होगा। सूरज, यार हद होती है। ये कोई भूत नहीं है, साक्षात इंसान है। देख कितना बूढ़ा है। एक घूंट पानी से क्या हो जाएगा? इससे पहले कि सूरज उसे रोकता, चंदन ने अपनी पानी की बोतल उस बूढ़े की तरफ बढ़ा दी। लो बाबा, ई लो। उस बूढ़े ने कांपते हाथों से बोतल ली। जैसे ही उसके हाथ चंदन के हाथ से छुए, चंदन को एक अजीब सा झटका लगा, जैसे उसने बर्फ की सिल्ली को छू लिया हो, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। बूढ़े ने पानी पिया और एक लंबी सांस ली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें गहरी धंसी हुई थी, लेकिन होठों पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। जुग जुग जियो बेटा, तुमने मेरी प्यास बुझाई। अब मेरा भी फर्ज है। मैं भी रामपुर जा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? अकेले बहुत डर लगता है। नहीं बाबा, हम जल्दी में हैं। आप पीछे पीछे आ जाओ। अरे आने देना सूरज, 3 लोग होंगे तो हिम्मत बनी रहेगी। हाँ बाबा, आ जाओ हमारे साथ। सूरज ने माथा पीट लिया। ताऊजी के 2 नियम टूट चुके थे। अनजान को पानी दिया, तीसरे को साथ झोट ढलिया। अब वे 2 नहीं, 3 थे, और जंगल और भी गहरा हो चुका था। तीनों चुपचाप चल रहे थे। सूरज सबसे आगे, चंदन बीच में, और वह बूढ़ा अजनबी सबसे पीछे। सूरज ने एक बात नोट की जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। जब वह और चंदन चल रहे थे तो जूतों की चर्र चर्र आवाज आ रही थी, लेकिन उस बूढ़े के चलने की कोई आवाज नहीं थी। सन्नाटा, एकदम सन्नाटा। सूरज ने धीमे से पीछे मुड़कर चंदन को इशारा किया, लेकिन चंदन अपनी धुन में चल रहा था। करीब 45 मिनट और बीत गए। रामपुर गांव अब तक आ जाना। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट करो। कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट।